डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं इकरा हारिस। रवा हफ्ते का पहला दिन सियासी तौर पर इंतहाई धमाकाखेज रहा। एक दो नहीं बल्कि सारा दिन एक से बढ़कर एक सियासी खबरों की भरमार रही। दिन का आगाज हुआ सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों के तफसीली फैसले से, जिसमें 8 जजेस ने फिर से मखसूस नशस्तें पीटीआई को देने की तौसीक करने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन और उन 2 जजेस जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, उनके कंडक्ट और फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन पर नागवारी का इजहार किया। तफसील में यह भी कहा गया कि जब इलेक्शन कमीशन गलती करता है तो इंतखाबी अमल को बेहतर करने के लिए अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है जिसने 2024 के आम इंतखाबात में कौमी और सूबाई असम्बलियों में अमूमी नशस्तें हासिल की। इलेक्शन कमीशन का 2 फरवरी 2024 का हुक्मनामा और रिटर्निंग अफसरान का पीटीआई उम्मीदवारों को फॉर्म 33 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर दाखिल करना दोनों गैर आईनी और गैर कानूनी थे। बतौर एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी 2024 को साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा है। फैसले में लिखा गया है कि 2 जजेस अमीनुद्दीन और नईम अफगान ने इलेक्शन कमीशन को 8 अक्सरती जजेस के फैसले पर अमल दरामद न करने की ऑब्जर्वेशन दी। 2 जजेस ने जिस अंदाज में अक्सरती फैसले पर अख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जारी तो कर दिया, लेकिन इस फैसले ने हुकूमती सफ़ों में भूंचाल पैदा कर दिया है। एक के बाद एक हुकूमती अराकीन दिन भर इस फैसले पर नुक्ताचीनी करते रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तो ये तक कह दिया कि तफसीली फैसला आने के बावजूद ये मसला अभी भी हल तलब है। मखसूस नशस्तें किसको देनी है, ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसला जात हैं, पार्लिमान की कानून साजी का इख्तियार है, वो कुल्ली है, और अदालती फ़ैसले जो हैं उनको जो पार्लिमान की कानून साजी है, लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून, वो उन फैसलों पे फायक होगा। और आज के तफसीली फ़ैसला ने उन नजरसानी की दरखास्तों को और ज़्यादा तकवीयत दे दी है। इस खबर के बाद अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कमांड एंड कंट्रोल में अहम तब्दीली की गई। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जिनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद ताहुक्म सानी तौसी दी गई थी, अब उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को नया DGISI तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद TV स्क्रीन पर यह खबर नमूदार हुई कि बानी तहरीक इंसाफ के हुक्म पर तहरीक इंसाफ ने लाहौर के बाद मियाँ वाली जलसे को मनसूख करते हुए रावलपिंडी में पावर शो का ऐलान कर दिया है। खान साहब के हिदायत के मुताबिक फैसला किया है, हम पिंडी में इंशाल्लाह जलसा करेंगे। मैं पंजाब हुकूमत से दरखास्त करूंगा, हमने आज एप्लीकेशन गुजारी है, इंशाल्लाह ताला हमारा भरपूर जलसा 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेगा। इन सब खबरों के बीच सूरज सवा नेज़े पे होता हुआ गरूब आफ्ताब की तरफ गामजन हुआ, लेकिन खबरों की भरमार बददस्तूर बरकरार रही। इसी असने में यह खबर आई कि नई तश्कील करदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास एक अहम तरीन मेंबर की गैर मौजूदगी में हुआ और पाया तकमील तक पहुंचा, जिसमें 2 अहम तरीन मुकदमात के लिए बेंचेस की तश्कील की गई। इनमें एक केस आर्टिकल 63A की तशरीह और दूसरा ऑडियो लीक्स केस की समाअत के लिए फिक्स हुआ। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक केस में एक एडहॉक जज को बेंच का हिस्सा बनाया गया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको माजी में भी इस बेंच का सरबराह बनाया गया, अब उन्हें इस बेंच से निकाल दिया गया। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिखकर कमेटी में शमूलियत से इनकार की वजह भी बयान कर दी और अपने खत में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने अपने खत में मजीद लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से पहले वाली कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रोहेल असगर साहब, बहुत शुक्रिया रोहेल साहब आपके वक्त का। सर, आज मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसला आ चुका है और फैसले में वाजे कहा गया है कि अब अगर मगर से काम नहीं चलेगा, जिनकी सीटें हैं तहरीक इंसाफ की उनको दे दी जाएं। और हुकूमती वज़रा ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जिस तरह शायद अदलिया से महाजराई करने का इरादा है इनका। असल पे मैं इससे पहले भी जब शुरू से हुआ था ना, ये जब फैसला हुआ था मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने किया था, तो मैंने उस वक्त भी ये अर्ज़ किया था कि बजाय इसके कि आप कोई ऐसा इक़दाम करें जिससे ये तासुर आए कि आप पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया का कंट्रोवर्सी में जा रहे हैं, आपको इख्तलाफ नज़र आ रहा है आपका। मैं उस वक्त भी ये बात अर्ज़ की थी कि अगर आपको अच्छा, एक और बार यहाँ पे ज़िम्नन एक बात कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि हर फैसला ही आपके हक़ में आ जाए या आपको पसंद आए।
जज साहिबान जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उन्होंने अपनी सोच समझ के अपने कानून को पढ़ के आपके ख़यालात को सुन के आपके आर्गूमेंट्स को सामने रख के फ़ैसला करना होता है। फ़ैसला कर दिया, अच्छा था गलत था जो भी था, आप उसके रिव्यू में जा सकते हैं। और जब आप रिव्यू में जाएंगे, अगर वो जज साहबान जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का जो बनेगा बेंच बनेगा, क्योंकि वो लार्जर बेंच बनेगा, अगर तो लार्जर बेंच ये समझ जाए कि आपके दलाइल में कोई बहुत ज़्यादा वज़न है, तो वो उस फैसले को नल इनवाइट कर देंगे या वो उसको सस्पेंड कर देंगे। फिर तो आप ये है कि आप वापस अपनी उस जगह पे आ जाएंगे। अगर वो फैसला सस्पेंड नहीं होता मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान का, तो उस फैसले पे इतलाक़ करना इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है, बल्कि मजबूरी नहीं है, ये उन पे ये इतलाक़ होता है कि उनको हुक्मन ये फ़ैसला एज इट इज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया उसको उन्होंने अमल करना उस पर। और अगर वो अमल नहीं करते तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर वो जमात जिसके हक़ में ये फ़ैसला हुआ है, अगर वो एप्लीकेशन लेके पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरा अपना ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर उनको कंडेम्ड ऑफ कोर्ट भी नोटिस इशू कर सकती है। तो इस किस्म के मामला से बचने के लिए बेहतर है कि आप कानूनी रास्ता अख्तियार करें। बिल्कुल सही। ऐसा और मुमकिन नहीं है। देखिए, एक सिंगल जज का फ़ैसला हो तो आप समझ सकते हैं कि शायद इग्नोरेंस हो गई है, शायद उनको आपके जो आर्गूमेंट्स है वो ज़्यादा अपील नहीं कर सके या वो कन्विंस नहीं कर सके। लेकिन ये तो मेरे ख्याल में शायद 5 या 7 जजेस थे, और इसमें तो ऐसा इबाहम नज़र नहीं आता। और शायद गालबन एक आध पॉइंट के अलावा तो बाकी सब वो यूनानिमस फैसला हुआ था। और अब उसके लिए आपको कुछ थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आपको तब तक जब तक ये फैसला सस्पेंड नहीं होता उस वक्त आपको ये तय करना पड़ेगा। और शेख साहब, पिछले दिनों जो स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली ने जो ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को और मुतालबा किया कि नशस्तें उनकी जमातों को दी जाएं जो पहले दी गई थी, तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम को बतौर जवाज़ बनाकर पेश करना और अब केस का फैसला आने के बाद सारी अपनी मेहनत इस पे लगा देना कि किसी तरह तरमीम या कानून साजी करवा लें, आपको लगता है ये आइन के मुनाफी अमल नहीं होगा या ठीक रहेगा? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश कर दूँ। 2 चीज़ें यहाँ पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्लियामेंट के पास पूरा इख्तियार है, वो चाहे जो मर्जी कानून बना लें। बिल्कुल सही। जो समझ आती है, उनकी समझ आती है, वो कानून बना लें। लेकिन कानून बनाने के बाद कानून तो किसी वक्त भी स्ट्राइक आउट हो जाता है, वो स्ट्राइक आउट हो जाएगा। अगर ऐसा कानून बनता है जो कि मारवाए आइन है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड कर देगी। और अगर आप आइन में तरमीम करते हैं तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो भी आपने देखा होगा पिछले दिनों में बड़ी एक्सरसाइज करने के बाद भी मेरे ख्याल में शायद उस पर आप नहीं कर सके, वो आइनी तरमीम नहीं कर सके। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इस किस्म की कंट्रोवर्सी में जाने के बजाय, अदारों को कमज़ोर करने के बजाय, आपको अदारों के साथ ऐसा एक बनाना चाहिए जिससे नज़र आए कि आप अदारों के साथ, अदारों की फलाह के लिए, अदारों की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इस तरह टकराव में चले जाएंगे तो मेरे ख्याल में शायद कमज़ोरी बनती चली जाएगी, कमज़ोरी होती चली जाएगी, जो कि मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है। और सर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उस वक्त बनाया गया जब हुकूमत का ख्याल ये था कि हम ख्याल बेंचेस का एक बेंच बनाकर तमाम केसेस उनसे पास करा लिए जाएंगे या पास लग जाएंगे, और इस मुबैना गठजोड़ को तोड़ने के लिए एक्ट पास कराया गया। लेकिन अब 1 साल बाद ही इस एक्ट में तरमीम कर दी गई, यानी कि पिछले चीफ जस्टिस को कमज़ोर और अब के चीफ जस्टिस को मजबूत करने के लिए ये तरमीम की जा रही है। आपको लगता है ऐसा ही है? मैं असल पे मैंने कभी कानून की किताब पढ़ी नहीं है,
अगर मैंने कानून की किताबें पढ़ी होती तो फिर मैं आपकी कोई मदद कर सकता था, लेकिन मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी तरमीम जो आपके बुनियादी हकूक़ को सलब करती है या आपकी जुडिशरी को ख़राब करती है, मेरे ख्याल में उससे ग्रेस करना चाहिए। वो हर अदारे के लिए बेहतर है। अब तो हुकूमत ज़्यादा बेहतर समझती है कि वो किस किस्म की तरमीम लाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जो तरमीम की जा रही थी उसका मसवदा तो किसी के पास भी नहीं है और किसी ने देखा ही नहीं है। मेरे ख्याल में मौलाना साहब भी इसका शिकवा कर रहे थे कि वो मसवदा तो दिखाया ही नहीं कि तरमीम आप करना क्या चाह रहे हैं। जब तक आप वो मसवदा दिखाएंगे नहीं, जब तक उस पर आप एक बहस नहीं करेंगे, उस वक्त तक कैसे आप इस तरमीम को आगे लेके जा सकते हैं, पता नहीं। मैं उस बारे में कोई ख़त्मी अपनी राय नहीं दे सकता जी। बिल्कुल सही। और सर, पीटीआई का इस्लामाबाद के बाद लाहौर में जलसा और आपको लगता है मियां वाली में जलसे का ऐलान, क्या पीटीआई सियासी स्पेस लेने में कामयाब हो रही है या फिर ये कोई बैकडोर मुज़ाकरात का नतीजा हो सकता है? ये उनकी अपनी एक सोच है पीटीआई की, लेकिन मैं खुद से समझता हूँ कि जिस किस्म के मुल्क के और मुल्क के अवाम के हालात हैं ना, अगर जलसे, जुलूसों, टकराव, जलाओ से ग्रेज करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप समझते हैं कि लोगों में आपकी एक बहुत ज़्यादा पिज़राई है, लोग आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी एक मजबूत पोजीशन है, तो मेरे ख्याल में इससे आपको ग्रेस करना चाहिए। आपके वर्कर भी थक जाएंगे, आपके लीडर भी थक जाएंगे, क्योंकि जलसा ऐसे तो नहीं होता ना। जलसे में बड़ा सरमाया खर्च होता है, वो मजाक थोड़ी है। और फिर उसमें सबसे बड़ी एनर्जी बहुत खर्च होती है। लोगों को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, मोबलाइज करना, मतलब उस पर बड़ा तकोदाव करनी पड़ती है। मतलब इस तरह थोड़ी होता है। अब आपका क्या ख्याल है कि लाहौर में जो जलसा हुआ है तो वो सिर्फ क्या रायविंड का जलसा था या काने का जलसा था या कसूर का जलसा था? ऑब्वियसली बड़े बड़े दूर से लोग आए होंगे। तो इस तरह अगर मुतवातर के साथ आप जलसों की सियासत करेंगे तो लोग थक जाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या जलसे जो आप कर रहे हैं उसका मकसद क्या है? अगर तो उसका मकसद है इस मुल्क के अवाम की फलाह, अवाम के मसाइल का कोई हल, तो फिर तो ठीक है, कीजिए, आप जलसे कीजिए। बल्कि आप पंजाब को छोड़ दीजिए, सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनख्वा में भी कीजिए। अगर आपका यही सोच है, ये एटीट्यूड है कि आपने अवाम के मसाइल की बात करनी है, लेकिन आप अवाम के मसाइल की बात तो करते नहीं। वहाँ पे आप क्या वो तड़ियाँ लगाते हैं, वो क्या पंजाबी फिल्मों वाले डायलॉग बोलते हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। 2-3 दफ़ा तो आपने आ जा कर दिया, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा। क्या कोई नई चीज़ करें ना, नई बात करें। मेरे ख्याल में फिर आवाम भी जो है ना वो भी थक जाएंगे सुन सुन के आपकी वही पुरानी बातें। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका रोहेल असगर साहब। मेरे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा। देखते हैं कि नून लीग की अपनी सफ़ों में जो बेचैनी है वो कब ख़त्म होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, वैसे तो आज बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर आपकी राय लेना मैं अहम समझती हूँ, लेकिन सर मेरी नज़र में एक सवाल बहुत अहम है और मैं चाहती हूँ कि चूँकि आप सहाफ़ी भी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इस पर बेहतर तज्ज़िया दे सकते हैं। सर, केपी हुकूमत की गवर्नेंस और अमन व अमान के हालात इंतहाई नाकिस हैं और दहशत गर्दी अरूज पर है, लेकिन हमारे जो वज़ीर आला हैं, जो आवाम के वोटों से कहते हैं जी मुंतखब हुए हैं, उनकी तवज्जो सूबे के बजाय सियासत पर है। इस पर सर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में आपके सवाल के अंदर भी इसका जवाब मौजूद है। ये बात दुरुस्त है, ये हर एक को नजर आ रहा है कि गंडापुर साहब जो हैं उनकी तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा पर नहीं है। वहाँ पर जो गवर्नेंस के मामलात हैं, तालीम के मामलात हैं, सेहत के मामलात हैं, ख़ास तौर पर अमन व अमा जो बुनियादी जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमत की, उस पर नहीं है। आप ये देखें कि इस साल भी सैकड़ों दहशत गर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। अभी कल ही एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसका बहुत नुकसान होगा, लेकिन कल ही वो एक वफाकी हुकूमत को
और जो रियासती इदारे हैं उनको चैलेंज कर रहे थे बजाय अपने काम पर तवज्जो देने की। तो उसकी जो वजह है वो ये है कि वो सियासत तो कर रहे हैं लेकिन अपने लोगों के हुकूक की सियासत नहीं कर रहे हैं। उनकी पूरी तवज्जो जो है वो अडियाला में जो साहब है, साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम, उनको खुश करने पर है। मुझे नहीं मालूम कि वो खुश कर सके हैं उनको या नहीं, लेकिन वो बहरहाल अपने जो बड़कबाज जो जुमले हैं उनसे उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि लाहौर में जो जलसा हुआ जिसमें वो पहुंच ना सके और फिर रास्ते में राइफल के बट के साथ शीशे तोड़ते रहे, उससे किस हद तक अडियाला वाली सरकार खुश होंगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये हर एक को नजर आ रहा है कि उनकी तवज्जो अपने सूबे और उसके जो 3.5 करोड़ अवाम है उन पर नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। और सर ये बात तो बड़ी क्लियर है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे की जो हिफाजत और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो सूबे की होती है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो या फिर और केपी के कुछ अहम रहनुमा हो, वो इस तरफ जोर भी दिलाते हैं। पुलिस एहतजाज करती है, वो इस पर तवज्जो नहीं देते। अमन व अमान का हशर आपके सामने है। फिर से सवाल उठता नहीं है कि फिर विफाक को मुदाखलत इसमें करनी चाहिए? देखिए, एक वक्त आएगा अगर ये सूरत हाल और मजीद खराब हुई तो आइन के अंदर इसका हल मौजूद है। आइन का आर्टिकल 232 आप पढ़ लें, उसके अंदर बहुत वजाहत से लिखा है कि अगर अंदरूनी किसी सूबे की सूरत हाल ऐसी हो जाए जिसमें सूबाई हुकूमत उसको कंट्रोल न कर सके तो फिर वफाकी हुकूमत इस पर मुदाखलत कर सकती है। सदर साहब खुद भी ये कर सकते हैं वजीर आजम के एडवाइस पे, और गवर्नर राज नाफिज हो सकता है। मुझे लगता ऐसा है कि जिस तेज रफ्तारी के साथ जो गंडापुर हुकूमत है वो अपना जो कंट्रोल है सूबे में वो खो रही है। कल का अफसोसनाक वाकया मैंने आपको बताया कि कोई 11 मुल्कों के सफीर जो है उनको सयाहत के फरोग के लिए ले जाया गया था स्वात में, और वहां पर उनके काफिले पर जो सिक्योरिटी का जो अमला था उन पर दहशतगर्दी का हमला हुआ और जिसके नतीजे में एक सिपाही शहीद और कई जख्मी हुए। अब मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान को नुकसान होगा वो तो होगा, लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान नहीं होगा कि वहाँ की जो मकामी सनत है, मकामी जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है, होटल्स है, कारोबार है, वो किस हद तक मुतासर होंगे। आपको याद होगा कि अभी चंद महीने पहले लाहौर से एक साहब गए थे, वहां पर उन पर जो है वो झूठे इल्जामात लगाकर बगैर किसी वजह के उनको कत्ल किया गया और उनकी लाश को जलाया गया। तो ना अब आपकी जो घरेलू जो मुल्की सयाहत है, डोमेस्टिक टूरिज्म, ना वो होगी। अब कल के वाक़े के बाद ये जो सफीर है वो अपने मुल्कों में जाकर क्या बताएंगे कि पाकिस्तान के इस सूबे में आप सयाहत के लिए जाएं। तो मैं समझता हूं कि ये अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी है उससे पहलू तही कर रहे हैं। पिछले आप ये देखिए कि 2013 से इनकी हुकूमत है, 11 साल हो गए हैं। वहां पर जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनकी कारकर्दगी बाकी सूबों से पस्त तर है। जो वहां का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसका हाल बहुत बुरा है, बल्कि उस पर हमले हो चुके हैं। यहाँ तक कि वो कैंटोनमेंट के अंदर जो है वो उन्होंने एक किराए पे लेकर जगह रखी थी जिस पे हमला हुआ, अगर आप याद करें। तो जो उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है इस वक्त मर्दान और हजारा डिवीजन, इसके अलावा बाकी डिवीजन में शाम को पुलिस अपने जो पुलिस स्टेशन है उससे बाहर नहीं निकलती। मौलाना साहब ये बात कर चुके हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये दिन ब दिन संगीन होती जा रही है, लेकिन उनके जहन पे एक ही बात है कि हमने जो है वो किसी तरह से
खान साहब को आजाद कराना है, उसके बाद दूध और शहद की नहरें बहेंगी। वो आजाद थे 2023 तक, तो खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो गया? बिल्कुल सही। और सर ये तो सिक्योरिटी का हो गया ना, दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जाली हुकूमत के नारे भी लगाती है, हुकूमत में आना भी चाहती है, लेकिन जहां इनके पास हुकूमत है वहां पर पीटीआई का एक ग्रुप बार बार कह रहा है कि जनाब इस सूबे में करप्शन हो रही है, सिक्योरिटी भी है ख़राब, करप्शन में भी लोगों को धकेल दिया है, गरीब सूबा वो उसे कहते हैं। आपको लगता है ये सूबे की आवाम जिसने तीसरी बार इन्हें मुंतखब किया है बदला ले रहे हैं? मुझे नहीं पता कि वो किससे बदला ले रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ये जो खान साहब की जो ट्रक की बत्ती है उसके पीछे कितनी देर तक अपने अवाम को चलाएंगे। ये बात कि जी बस वो खान साहब आएंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो जब वो बाहर थे तो उन्होंने कौन सा ठीक कर लिया? तो मैं समझता हूं कि जो इससे ज्यादा खतरनाक बात जो है, वो जो कल उनकी जो तकरीर है गंडापुर साहब की, उसमें वो पाकिस्तानी अवाम का जिक्र नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि पश्तून आएंगे और वो जो है वो इनका मुकाबला करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि वो एक पश्तूनों की एक कौम परस्त जमात के तौर पर सामने आए। भाई कौम परस्ती की सियासत जो है उसके अलम बरदार खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ी अवामी नेशनल पार्टी है, ANP है। और जो मजहब के हवाले से सियासत करने की जो बात है, उसमें उसी सूबे में मौलाना फजल रहमान की जो जमात है वो सबसे आगे है। तो ये झंडे आप उनसे छीन के आप सियासत करने की कोशिश जरूर करें, लेकिन इसमें कामयाबी का मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। सर जनरल नदीम अंजुम जा रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DGI बन रहे हैं, ये एक अहम तब्दीली है। क्या इस तब्दीली की वजह से कुछ हालात भी तब्दील होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? जी मुझे हालात में कोई बुनियादी तब्दीली नजर नहीं आ रही है। ये पाकिस्तान की फौज हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, उसकी जो पॉलिसियां हैं उसको सभी फॉलो करते हैं। जनरल आसिम मलिक साहब से थोड़ी सी शनासाई है, जब मैं वजीर था SIFC की मीटिंग में, तो वो बहुत ही धीमे मिजाज के और बहुत ही पढ़े लिखे शख्स है। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा तसलसल होगा जब वो 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। मुझे नहीं मालूम कि जनरल नदीम अंजुम को कोई जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनके वो बहुत करीब रहे हैं, और अभी हाल ही तक 30 सितंबर से पहले तक उनकी जो जिम्मेदारियां थी एडजुटेंट जनरल की, तो फौज के अंदर जो डिसिप्लिन के जो मामलात हैं उसमें उनका बुनियादी किरदार होता है बजरिया ओहदा। तो ये जो पिछले दिनों जो कोर्ट मार्शल और दूसरी कार्रवाइयां हुई हैं, वो उसकी जो सरबराही है, जो उसके जो एक तरह से बास हैं, वो जनरल आसिम मलिक साहब ही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी तब्दीली होगी, और मेरे ख्याल में किसी किस्म की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो पॉलिसी इस वक्त जारी है वही जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया मुर्तजा सोलंकी साहब, तजज़ियाकार मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं आने वाले दिनों में इस फैसले को लेकर क्या कुछ होता है और इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ रहता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर निसार खोड़ो साहब। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब आपके वक्त का। सर आज जो फैसला आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि मखसूस नशस्तें दे दी जाएं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आपको लगता है कि ये हुक्म माना जाएगा, अमल दरामद हो पाएगा इस हुक्म पर, क्योंकि इख्तलाफात भी हैं, तकसीम भी है और अभाम भी है? देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने खुद ही कहा, मैं भी कहता हूँ कि स्प्लिट डिसीजन था। हाँ। यानी मुत्तफिका नहीं था। ठीक है, एक तो मुत्तफिका फैसला न होने से भी बड़े सवाल पैदा होते हैं। दूसरी बात यह कि मुत्तफिका फैसला नहीं था, लेकिन कानून हमें इजाज़त देता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और लॉ के तहत
कि आप फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं। अब चैलेंज किसको करना है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करना है रिव्यू पिटीशन में। हुकूमती पार्टी हो या हमारी पार्टी हो, उन सब ने रिव्यू पिटीशन डाली। इलेक्शन कमीशन ने भी रिव्यू पिटीशन डाली। लेकिन अफसोस का मकाम है कि एक तो डिटेल जजमेंट जो आई है वो 70 दिन के बाद आई है। हमारी रिव्यू पिटीशन जल्द ही पेश की गई थी, लेकिन उस पर भी डेट हमें नहीं मिली, ये कहकर कि जी कंप्लीट फैसला आ जाए तो फिर देखेंगे। जजों ने वेकेशन का भी कहा और इस तरह से हमें डेट अभी तक नहीं मिली। अगर उस रिव्यू पिटीशन का हक मारा नहीं जाता तो फिर मैं इस फैसले को फाइनल तो नहीं समझूंगा ना, क्योंकि हमारी रिव्यू पिटीशन डली हुई है, इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन डली हुई है, तो मैं उसको फाइनल कैसे समझूं। दूसरी बात कि पीटीआई ने माना खुद कि वो इलेक्शन में खड़ी नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने एलानिया 3 दिन के अंदर अंदर दूसरी एक जमात में शमूलियत का ऐलान किया। यानी उन्होंने माना कि हाँ जी हम सारे आज़ाद थे, इसलिए हमें कानून कहता है, आइन कहता है कि जी 3 दिन के अंदर अंदर किसी पार्टी में शामिल हो जाओ। और उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत अख्तियार कर ली। यानी इमरान खान ने मान लिया कि मेरी पार्टी इलेक्शन में नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसको सिंबल नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने उनको रजिस्टर किया या न किया, लेकिन सिंबल नहीं था। अब जब वो खुद मानते हैं कि हम आज़ाद हैं, तो इस फैसले में बैठा हुआ है कि जी 40 एमएनए उसको दिए जाएं। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा मामला है जिस पे रिव्यू पिटीशन बनती है। दूसरा, उनको खुली इजाज़त दी गई कि एक जमात में आप शामिल हुए हो, आपको हम इजाज़त देते हैं कि 15 दिन में तुम दूसरी पार्टी में शामिल हो जाओ। अब ये फ्लो क्रॉसिंग की बात आ गई। अब 15 दिन तो कुजा, अब तो 70 दिन हो गए कि एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में शामिल होने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट दिखाती है। ये सवाल भी ऐसा था कि जिस पे रिव्यू पिटीशन बनती है, लेकिन फिर भी उन्होंने तफसीली फैसला दिया है। अब डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन उसको नोटिफाई करे, क्योंकि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इसलिए हो सकता है मान भी लें इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उन्होंने पहले भी इस तरह से की थी, कोशिश की, उन्होंने मानने की कोशिश की थी, फिर पार्लियामेंट ने दूसरा कोई कानून पास कर दिया, फिर वो बात रुक गई और इस तरह से मामला बढ़ता रहा, लंबा चलता रहा। ठीक है जी। अब हो सकता है उनको बिठाने की इजाजत, वैसे भी तो बैठे हुए हैं ना, वैसे भी बैठे हुए हैं, हमने किसी को निकालने की कोशिश तो नहीं की। रिजर्व सीटों के साथ बैठेंगे, बैठ सकते हैं, लेकिन मैं अपने रिव्यू पिटीशन से तो हाथ नहीं उठा रहा हूं ना। पॉलिटिकल पार्टीज रिव्यू पिटीशन से हाथ नहीं उठा रही, तो ये मसला कंटेस्टेड तो रहेगा, बात तो करने में आएगी। अब ये है मसला जो मेरी नज़र में है। बिल्कुल ठीक है। और सर, आपको लगता है कि नून लीग बशमूल पीपल्स पार्टी बार बार ये नारा लगाती है कि अदालत आइन से छेड़छाड़ करती है, और 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील होने के बावजूद इलेक्शन ना कराना, मखसूस नशस्तें माले गनीमत के तौर पर कबूल कर लेना, फिर आइन में तरमीम करा देना, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये क्या ये छेड़छाड़ के मुतरादिफ नहीं है आइन से? देखिए, मैं समझता हूं कि इमरान खान ने अवाम के साथ ज्यादती की। मुझे अभी तक किसी ने यह जवाब नहीं दिया कि तुम 3 दिन पहले अपने चीफ मिनिस्टर के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हो पंजाब असेंबली से। सारे पंजाब ने उनको मेजॉरिटी में वोट मिला और उसकी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। ये लोग सारे इलेक्टेड थे, ये लोग सारे अवाम से इलेक्टेड थे, और 3 दिन के बाद आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी। मैं तो इस नीयत के खिलाफ हूं। ये वो नीयत है जो पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करते थे, 58(2) भी होता था। अब ये 58(2) को इनडायरेक्टली इस तरह से इमरान खान ने मुसलत किया पाकिस्तान पर। इसी तरह से नेशनल असेंबली इस्तीफा दे दिया, एंटी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड अख्तियार कर लिया। भाई बैठते, अपोजिशन का किरदार अदा करते
तुम्हारी बात रिकॉर्डेड होती, तुम्हारी बात असेंबली के फोरम पर होती, ज़्यादा अहमियत होती। मैं उसकी बुनियादी तौर पर उस चीज़ के खिलाफ हूँ कि उसका रेजोल्यूशन जो था वो नामुनासिब था। केपी में तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन उसको भी उठा के फेंक दिया। मकसद क्या था? हम क्या कहते थे? बाबा, इधर कॉन्सेप्ट इस मुल्क में है कि वन टाइम वोट, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली का एक ही दिन वोट होना चाहिए। हाँ। और इस तरह से इनकी कहने पर अगर ये इलेक्शन हो जाते तो वनडे वाला वोट तो नहीं होता ना, वनडे पोल तो नहीं होता। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना मारूदात पेश की कि जी हमारे पास ये सेंसस चल रहा है, सेंसस की एक्सरसाइज चल रही है, फलां चल रहा है, और कोर्ट ने मान ली इलेक्शन कमीशन की बात। अब उसके बाद मामला टल गया, टलने के बाद जाके जनरल इलेक्शन हुए, वही वनडे पोल हुआ। वनडे पोल के बाद जो भी नतीजे हैं हम सबके सामने हैं। बिल्कुल ठीक। अब हो सकता है वो कहें कि जी ज्यादती थी। मैं समझता हूं ज्यादती तो उन्होंने की कि अवाम को सजा दी, अवाम को सजा देकर पार्लियामानी निज़ाम को तोड़ फोड़ करके रख दिया, और इस तरह से बिल्कुल सही सिलसिला हुआ। और सर, आईनी तरमीम की पहली कोशिश तो एक तरह से नाकाम हो गई, तो क्या उम्मीद रखें कि मौलाना और बिलावल साहब ऑन बोर्ड हैं और ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25 अक्टूबर से पहले पहले ये तरमीम पेश करे हुकूमत और इसमें कामयाब भी हो जाए? देखें, बिलावल साहब की कोशिश अगर है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए भी आता है कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए उसमें भुट्टो साहब को इंसाफ मिलने के लिए 50 साल इंतजार करना पड़ा, फिर जाके भुट्टो साहब का कुछ न कुछ इंसाफ मिला। सिर्फ ये कह के कि उनको फेयर चांस नहीं मिला था अपना केस प्लीड करने की। उन फैसले को रद्द नहीं कर सकी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सिर्फ ये कहा और हम खुश हो गए। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के इसलिए फायदे में हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मसले कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएं। सुप्रीम कोर्ट अवाम के जो इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं उन पर तवज्जो दे, जिन्होंने ये उम्मीद रख के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की कोशिश की, कहीं भी बैठा हुआ, बलोचिस्तान में हो, केपी में हो, सिंध के किसी गांव में हो, वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी रहम मांगने के लिए, रिलीफ मांगने के लिए। तो मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पेंडिंग केसेस हैं। यहां पाकिस्तान में जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये जो सिविल कोर्ट्स होती हैं उनके तो तीसरी जनरेशन में जाके उसका फैसला आता है कि जी फला ने ये ट्रांजैक्शन ठीक की थी या नहीं की थी, मेरे साथ कोई ज्यादती है, मेरे बेटे की नहीं, मेरे और उसके भी बेटे की जिंदगी में जाके ये फैसले आते हैं। इतना स्लो प्रोसेस। इसलिए अगर किसी ने कहा कि जी जजेस बढ़ाने चाहिए तो उसमें क्या एतराज की बात है, और बट अगर जजेस बढ़ने की बात है, मैं उसमें हम तो ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल मसले का उधर कोर्ट में चले जाएं, बाकी दूसरी जो अदालत है वो अपना काम करती रहे। बिल्कुल सही। हमारे तो ये मकसद है ज्यादातर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ साहब मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं कि ये आईनी तरमीम है या नहीं आती, लेकिन इतनी अहम डेवलपमेंट से मुल्क की सियासत में तब्दीली ज़रूर मुतवक्के है। मुझे दीजिए इजाज़त, कल होती है फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।